की थकी मांदी वो अभी अभी बिस्तर पर लेटी थी और लेटते ही सो गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी का दारोगा सफाई, जिसे वो सेठ के नाम से पुकारा करती थी, अभी अभी उसकी हड्डियां पसलियां झंझोड़कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया था। वो रात को यहीं ठहर जाता, मगर उसे अपनी धर्म पत्नी का बहुत ख्याल था, जो उसे बेहद प्रेम करती थी। वो रुपए जो उसने अपनी जिस्मानी मुशक्कत के बदले इस दारोगा से वसूल किए थे, उसकी चुस्त और थूक भरी चोली के नीचे से ऊपर को भरे हुए थे। कभी कभार सांस के उतार चढ़ाव से चांदी के ये सिक्के खनखनाने लगते और इसकी खनखनाहट उसके दिल की गैर आहंग धड़कनों में घुल मिल जाती। ऐसा होता कि इन सिक्कों की चांदी पिघलकर उसके दिल के खून में टपकती जाती। उसका सीना अंदर से तप रहा था। ये गर्मी कुछ तो उस ब्रांडी के बायस थी जिसका अद्धा दारोगा अपने साथ लाया था, और कुछ उस ब्योड़ा का नतीजा था जिसका सोडा खत्म होने पर दोनों ने पानी मिलाकर पिया था। वो सागवान के लंबे और चौड़े पलंग पर ऊंधे मुंह लेटी थी। उसकी बाहें जो कांधे तक नंगी थीं, पतंग की उस कांप की तरह फैली हुई थी जो औस में भीग जाने के बायस पतले कागज से जुदा हो जाते। दाएं बाजू के बगल में शिकन आलूद गोश्त उभरा हुआ था, जो बार बार मूंडने के बायस नीली रंगत इख्तियार कर गया था, जैसे नुची हुई मुर्गी की खाल का एक टुकड़ा वहां रख दिया गया है। कमरा बहुत छोटा था, जिसमें बेशुमार चीजें बेतरतीबी के साथ बिखरी हुई थी। 3-4 सूखे सड़े चप्पल पलंग के नीचे पड़े थे, जिनके ऊपर मुंह रखकर एक खारिश सदा कुत्ता सो रहा था, और वो नींद में किसी गैर मरई चीज का मुंह चढ़ा रहा था। इस कुत्ते के बाल जगह जगह से खारिश के बायस उड़े हुए थे। दूर से अगर कोई इस कुत्ते को देखता तो समझता कि पैर पहुंचने वाला पुराना टाट दोहरा करके फर्श पर रखा है। इसी तरह छोटे से दीवार गिर पर श्रृंगार का सामान रखा था। गालों पर लगाने की सुर्खी, होंठों की सुर्ख बत्ती, पाउडर, कंघी और लोहे के पिन जो वो अपने जूड़े में गालबन लगाया करती थी। पास ही एक लंबी कोंठी के साथ सब्ज तोते का पिंजरा लटक रहा था, जो गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छुपाए सो रहा था। पिंजरा कच्चे अमरूद के टुकड़ों और गले संतरों के छिलकों से भरा हुआ था। इन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे काले रंग के मच्छर या पतंगे उड़ रहे थे। पलंग के पास ही बैद की एक कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुष्ट सर टेकने के बायस बेहद मैली हो रही थी। इस कुर्सी के दाएं हाथ एक खूबसूरत तपाई थी, जिस पर हिज वाइस मास्टर्स का पोर्टेबल ग्रामोफोन पड़ा था। इस ग्रामोफोन पर मंडे हुए काले कपड़े की बहुत बुरी हालत थी। जंग आलूद सुइयां तपाई के अलावा कमरे के हर कोने में बिखरी हुई थी। इस तपाई के ऐन ऊपर दीवार पर 4 फ्रेम लटक रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ आदमियों की तस्वीरें जड़ी थी। इन तस्वीरों से जरा उधर हटकर, यानी दरवाजे में दाखिल होते ही बाईं तरफ की दीवार के कोने में गणेश जी की शोख रंग तस्वीर थी, जो ताजा और सूखे हुए फूलों से लदी हुई थी। शायद ये तस्वीर कपड़े के किसी थान से उतारकर फ्रेम में जड़ाई गई थी। इस तस्वीर के साथ छोटे से दीवार गिर पर, जो कि बेहद चिकना हो रहा था, तेल की एक प्याली धरी थी, जो दिए को रोशन करने के लिए वहां रखी गई थी। पास ही दिया पड़ा था, जिसकी लौ हवा बंद होने के बायस माथे के तिलक की मानंद सीधी खड़ी थी। इस दीवार गिर पर धोज की छोटी बड़ी मरोड़ियां भी पड़ी थीं। जब वो बोहनी करती थी तो दूर से गणेश जी की मूर्ति से रुपए छुआकर और फिर अपने माथे के साथ लगाकर उन्हें अपनी चोली में रख लिया करती थी। उसकी छातियां चूंकि काफी उभरी हुई थी, इसलिए वो जितने रुपए भी अपनी चोली में रखती महफूज पड़े रहते थे। अलबत्ता कभी कभी जब माधु पुणे से छुट्टी लेकर आता तो उसे अपने कुछ रुपए पलंग के पाए के नीचे इस छोटे से घड़े में छुपाना पड़ते, जो उसने खास इस काम की गर्ज से खोदा था। माधु से रुपए महफूज रखने का ये तरीका सौगंधी को रामलाल दल्लाल ने बताया था। उसने जब ये सुना कि माधु पुणे से आकर सौगंधी पर धावे बोलता है तो कहा था, इस साले को तूने कब से यार बनाया? ये बड़ी अनोखी माशूकी है। साला एक पैसा अपनी जेब से निकालता नहीं और तेरे साथ मजे उड़ाता है। मजे अलग रहे, तुझसे कुछ लेकर भी मरता है। 7 साल से ये धंधा कर रहा हूँ, तुम छोकरियों की सारी कमजोरियां जानता हूँ। ये कहकर रामलाल दल्लाल ने, जो बंबई शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से 10 रुपए लेकर 100 रुपए तक वाली 120 छोकरियों का धंधा करता था, सौगंधी को बताया, साली अपना धन यूं बर्बाद ना कर, तेरे अंग पर से ये कपड़े भी उतार के ले जाएगा वो तेरी माँ का यार। इस पलंग के पाए के नीचे छोटा सा गड्ढा खोद कर उसमें सारे पैसे दबा दिया कर, और जब वो आया कर तो उससे कहा कर, तेरी जान की कसम माधु, आज सुबह से एक धेले का मुंह नहीं देखा।
नीचे वाले कहकर एक कोप चाय और एक अफलातून बिस्कुट तो मंगा, भूख से मेरे पेट में चूहे दर्द कर रहे हैं, समझी? बहुत नाजुक वक्त आ गया है मेरी जान। इस साली कांग्रेस ने तो शराब बंद करके बाजार बिल्कुल मंदा कर दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं से पीने को मिल जाती है। भगवान कसम, जब तेरे यहाँ कभी रात की खाली हुई बोतल देखता हूँ और दारू की बात सूंघता हूँ तो जी चाहता है तेरी जोन में चला जाऊं। सुगंधी को अपने जिस्म में सबसे ज्यादा अपना सीना पसंद था। एक बार जमुना ने उससे कहा था, नीचे से इन सेब के गोलों को बांध कर रखा कर, अंगिया पहना करेगी तो इसकी सख्ताई ठीक रहेगी। सुगंधी ये सुनकर हंसती। जमुना, तू तो सबको अपनी सिरीका समझती है। 10 रुपए में तो लोग तेरी बोटियां तोड़कर चले जाते हैं। तू तो समझती है सबके साथ ही ऐसा होगा, कोई मुआ लगाए तो ऐसी वैसी जगह हाथ। अरे हाँ, कल की बात तुझे सुनाऊं। रामलाल रात के 2 बजे एक पंजाबी को लाया। रात का 30 रुपए तय हुआ। जब सोने लगी तो मैंने बत्ती बुझा दी। अरे वो तो डरने लगा। सुनती तेरी कसम, अंधेरा होते ही उसका सारा ठाठ किरकिरा हो गया, वो डर गया। मैंने कहा चलो चलो, देर क्यों करते हो, 3 बजने वाले हैं, अभी दिन चढ़ जाएगा। बोला रोशनी करो रोशनी करो। मैंने कहा ये रोशनी क्या हुई? बोला लाइट करो लाइट करो। अच्छा लाइट करो। उसकी भीची हुई आवाज सुनकर मुझसे हंसी ना रुकी। भाई मैं तो लाइट ना करूंगी। और ये कहकर मैंने उसकी गोश्त भरी रान पर चुटकी ली, तड़प कर उठ बैठा, लाइट ऑन कर दी। मैंने झट से चादर ओढ़ ली और कहा तुझे शर्म नहीं आती मर्द हुए? वो पलंग पर आया तो मैं उठी और लपक कर लाइट बुझा दी। वो फिर घबराने लगा। तेरी कसम बड़े मजे में रात कटी, कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी उजाला कभी अंधेरा। ट्राम की खड़खड़ हुई तो पतलून वतलून पहनकर वो उठ भागा। साले ने 30 रुपए सट्टे में जीते होंगे जो यूं मुफ्त दे गया। जमुना तू तो बिल्कुल अल्लड़ है। बड़े बड़े गुड़ याद है मुझे इन लोगों को ठीक करने के लिए। सुगंधी को वाकई बहुत से गुर याद थे जो उसने अपनी 1-2 सहेलियों को बताए भी थे। आमतौर पर वो गुर सबको बताया करती थी। अगर आदमी शरीफ हो, ज्यादा बातें ना करने वाला हो तो उससे खूब शरारतें करो, अनगिनत बातें करो, उसे छेड़ो, सताओ, उसके गुदगुदी करो, उससे खेलो। अगर दाढ़ी रखता है तो उसमें उंगलियों से कंघी करते करते 2-4 बाल भी नोच लो। पेट बड़ा हो तो थपथपाओ। उसको इतनी मोहलत ही ना दो कि अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ करने पाए। खुश खुश चला जाएगा और तुम भी बची रहोगी। ऐसे मर्द जो गुप चुप रहते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। हड्डी पसली तोड़ देते हैं अगर उनका दाव चल जाए। सुगंधी इतनी चालाक नहीं थी जितना कि खुद को जाहिर करती थी। उसके ग्राहक बहुत कम थे। हद दर्जा जज्बाती लड़की थी। यही वजह है कि वो तमाम गुर जो उसे याद थे उसके दिमाग से फिसलकर उसके पेट में आ जाते थे, जिस पर एक बच्चा पैदा करने के बायस कई लकीरें पड़ गई थी। इन लकीरों को पहली मर्तबा देखकर ऐसा लगा कि उसके खारिज़दा कुत्ते ने अपने पंजे से ये निशान बना दिए। जब कोई कुतिया बड़ी बेइतनाई से उसके पालतू कुत्ते के पास से गुजर जाती तो वो शर्मिंदगी दूर करने के लिए जमीन पर अपने पंजों से इसी किस्म के निशान बनाया करता था। सुगंधी दिमाग में ज्यादा रहती थी, लेकिन जो ही कोई नर्म नाजुक बात, कोई कोमल बोल उसके कहता तो झट पिघल कर वो अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाती। गो मर्द और औरत के जिस्मानी मिलाप को उसका दिमाग बिल्कुल फजूल समझता था, मगर उसके जिस्म के बाकी आज़ा सब के सब इसके बहुत बुरी तरह कायल थे। वो थकन चाहते थे, ऐसी थकन जो उन्हें झंझोड़कर उन्हें मार कर सुलाने पर मजबूर कर दे, या ऐसी नींद जो थक कर चूर चूर होने के बाद आए। कितनी मजेदार होती है वो बेहोशी जो मार खाकर बंद बंद ढीले हो जाने पर तारी होती है, आनंद देती है। कभी ऐसा मालूम होता है कि तुम हो और कभी ऐसा मालूम होता है कि तुम नहीं हो, और इस होने और ना होने के बीच में कभी ऐसा भी महसूस होता है कि तुम हवा में बहुत ऊंची जगह लटकी हो। ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, बाएं हवा, बस हवा ही हवा, और फिर इस हवा में दम घुटना भी एक खास मजा देता है। बचपन में जब वो आंख मचोली खेला करती और अपनी माँ का बड़ा संदूक खोलकर उसमें छुप जाया करती तो ना काफी हवा में दम घुटने के बाद साथ साथ पकड़े जाने के खौफ से वो तेज धड़कन जो उसके दिल में पैदा हो जाया करती थी, कितना मजा देती थी। सुगंधी चाहती थी कि अपनी सारी जिंदगी किसी ऐसे संदूक में छुपकर गुजारे जिसके बाहर ढूंढने वाले फिरते रहें, कभी उसको ढूंढ निकालें ताकि वो उनको ढूंढने की कोशिश करे। ये जिंदगी जो वो 5 साल से गुजार रही थी, आंख मचोली ही तो थी।
कभी वो किसी को ढूंढ लेती और कभी कोई उसे ढूंढ लेता। बस यूं ही उसका जीवन बीत रहा था। वो खुश थी इसलिए कि उसको खुश रहना था। हर रोज रात को कोई ना कोई मर्द उसके चौड़े सागवानी पलंग पर होता और सौगंधी, जिसको मर्दों को ठीक करने के बेशुमार गुर याद थे, इस बात का बार बार तहिया करने पे भी कि वो इन मर्दों को कोई ऐसी वैसी बात नहीं करने देगी, कोई बात नहीं मानेगी, उनके साथ बड़े रूखे अंदाज के साथ पेश आएगी, हमेशा अपने जज्बात के धारे में बह जाया करती, फकत एक प्यासी औरत रह जाया करती। हर रोज रात को उसका पुराना या नया मुलाकाती उससे कहा करता, सौगंधी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और सौगंधी ये जानबूझ करके वो झूठ बोलता है, बस मौन हो जाती और ऐसा महसूस करती जैसे सचमुच उससे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम कितना सुंदर बोल है। वो चाहती थी कि उसको पिघलाकर अपने सारे अंगों पर मल ले, इसकी मालिश करे ताकि ये सारे का सारा उसके मसामों में रच जाए, या फिर वो खुद इसके अंदर चली जाए, सिमट सिमट कर इसके अंदर दाखिल हो जाए और ऊपर से ढकना बंद कर दे। कभी कभी जब प्रेम करने और प्रेम किए जाने का जज्बा उसके अंदर बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता तो कई बार उसके जी में आता कि वो अपने पास पड़े हुए आदमी को गोद में लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरियां देकर उसे अपनी गोद में सुला दे। प्रेम कर सकने की अहलियत उसके अंदर इतनी ज्यादा थी कि हर उस मर्द को जो उसके पास आता वो मोहब्बत कर सकती थी और फिर इसको निभा भी सकती थी। अब तक 4 मर्दों से अपना प्रेम निभा ही तो रही थी, जिनकी तस्वीरें उसके सामने दीवार पर लटक रही थी। हर वक्त ये एहसास उसके दिल में मौजूद रहता कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता। ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। एक बार आईना देखते हुए बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया, सौगंधी, तो इससे जमाने ने अच्छा सलूक नहीं किया। यह जमाना यानी 5 बरसों के दिन और इनकी रातें उसके जीवन के हर तार से वाबस्ता थे। वो इस जमाने से उसको खुशी नसीब नहीं हुई थी जिसकी ख्वाहिश उसके दिल में मौजूद थी। ताहम वो चाहती थी कि यूं ही उसके दिन बीतते चले जाएं। उसे कौन से महल खड़े करने थे जो रुपए पैसे का लालच करती। 10 रुपए उसका आम रेट था, जिसमें से 2.5 रुपए रामलाल अपनी दलाली के काट लेता। 7.5 रुपए उसे रोज ही मिल जाया करते, जो उसकी अकेली जान के लिए काफी थे। और माधु जब पुणे से बकौल रामलाल दल्लाल सौगंधी पर धावे बोलने के लिए आता तो वो 10-15 रुपए खराज भी अदा करती। ये खराज सिर्फ इस बात का था कि सौगंधी को उससे कुछ वो हो गया था। रामलाल दल्लाल ठीक कहता था, उसमें ऐसी बात जरूर थी जो सौगंधी को बहुत भा गई थी। अब इसको छुपाना क्या है, बता ही क्यों न दे। सौगंधी से जब माधु की पहली मुलाकात हुई तो उसने कहा था, साली तुझे लाज नहीं आती अपना भाव करते, जानती है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है और मैं तेरे पास क्यों आया हूँ। छी 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 छी, 10 रुपए और तू कहती है 2.5 रुपए दलाल के, बाकी रहे 7.5 रहे ना 7.5। अब इन 7.5 रुपयों पर तू मुझे अब इन 7.5 रुपयों पर तू मुझे ऐसी चीज का वचन देती है जो तू दे ही नहीं सकती, और मैं ऐसी चीज लेने आया हूँ जो मैं ले ही नहीं सकता। मुझे औरत चाहिए, पर तुझे क्या है इस वक्त, इस घड़ी मर्द चाहिए। मुझे तो कोई औरत भी भा जाएगी, पर क्या मैं तुझे जचता हूँ। तेरा मेरा नाता भी क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये 10 रुपए जिसमें से 2.5 दलाली में चले जाएंगे और बाकी इधर उधर बिखर जाए, तेरे और मेरे बीच में बज रहे हैं। तू भी इनका बजना सुन रही है और मैं भी। तेरा मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और सोचता है। क्यों न ऐसी बात करे कि तुझे मेरी जरूरत है और मुझे तेरी। पुणे में हवालदार हूँ, महीने में एक बार आया करूंगा 3-4 दिन के लिए, और ये साली धंधा छोड़ मैं तुझे खर्च दे दिया करूंगा। क्या भाड़ा है इस खोली में। माधु ने और भी बहुत कुछ कहा था, जिसका असर सौगंधी पर इस कदर ज्यादा हुआ कि वो चंद लम्हात के लिए खुद को हवालदार नहीं समझने लगी। बातें करने के बाद माधु ने उसके कमरे की बिखरी हुई चीजें करीने से रखी
और नंगी तस्वीरें जो सौगंधी ने अपने सिरहाने लटका रखी थी बिना पूछे फाड़ दी और उससे कहा, सौगंधी भाई मैं ऐसी तस्वीरें यहाँ नहीं रहने देने लगा, और ये पानी का घड़ा देख तो साली कितना मैला हो गया, और ये चीथड़े ये चुंदियां, उफ कितनी बुरी बात आती है इनसे, उठाकर बाहर फेंक साली इनको, और ये तूने अपने बालों का सत्यानाश कर रखा है। और 3 घंटे की बातचीत के बाद सौगंधी और माधु दोनों आपस में घुल मिल गए, और सौगंधी को तो ऐसा महसूस हुआ कि बरसों से इस हवालदार को जानती है। उस वक्त तक किसी ने भी कमरे में बदबूदार चीथड़ों, मैले घड़े और नंगी तस्वीरों की मौजूदगी का ख्याल नहीं किया था। न कभी किसी ने उसको ये महसूस करने का मौका दिया था कि उसका एक घर है जिसमें घरेलूपन आ सकता है। लोग आते थे और बिस्तर तक की गलाजत को महसूस किए बगैर चले जाते थे। कोई सौगंधी से ये नहीं कहता था, देख तो आज तेरी नाक कितनी लाल हो रही है, कहीं जुकाम ना हो जाए, ठहर मैं तेरे वास्ते दवा लाता हूँ। माधु कितना अच्छा था, उसकी हर बात 52 तोला और पाव रत्ती की थी। क्या खरी खरी सुनाई थी उसने सौगंधी को। उसे महसूस होने लगा उसे माधु की जरूरत है। चुनाचे उन दोनों का संबंध हो गया। महीने में एक बार माधु पुणे से आता और वापस जाते हुए हमेशा सौगंधी से कहा करता था, देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया ना तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने एक बार भी किसी मर्द को यहाँ ठहराया तो चुटिया से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। देख इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? ना माधु ने कभी पूना से खर्च भेजा, न सौगंधी ने अपना धंधा बंद किया। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। ना सौगंधी ने कभी माधु से ये कहा था, तू ये क्या टर-टर करता रहता है, एक फूटी कोड़ी भी कभी तूने दी है? और ना कभी माधु ने सौगंधी से पूछा था, ये माल तेरे पास कहां से आता है, जबकि मैं तुझे कुछ देता ही नहीं। दोनों झूठे थे, दोनों एक मुलम्मा की जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन सौगंधी खुश थी। जिसको असल सोना पहनने को ना मिले वो मुलम्मा किए हुए गहनों पर ही राजी हो जाया करता है। इस वक्त सौगंधी थकी मांदी सो रही थी। बिजली का कुमकुमा जिसे ओट करना वो भूल गई थी उसके सर के ऊपर लटक रहा था। उसकी तेज रोशनी उसकी मुदी हुई आंखों के साथ टकरा रही थी, मगर वो गहरी नींद सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2 बजे कौन आया था? सौगंधी के ख्वाब आलूद कानों में दस्तक की आवाज भिनभिनाहट बनकर पहुंची। दरवाजा जोर से खटखटाया गया तो वो चौंक कर उठ बैठी। 2 मिली-जुली शराबों और दांतों के रेखों में फंसी हुई मछली के जर्रों ने उसके मुंह के अंदर एक ऐसा लुआब पैदा कर दिया था जो बेहद कसीला और लेसदार था। धोती के पल्लू से उसने ये बदबूदार लुआब साफ किया और आंखें मलने लगी। पलंग पर वो अकेली थी। झुककर उसने पलंग के नीचे देखा तो उसका कुत्ता सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था और नींद में किसी गैर मरई चीज को मुंह चढ़ा रहा था, और तोता पीठ के बालों में सर दिए सो रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। सौगंधी बिस्तर पर से उठी। सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। घड़े से पानी का एक डोंगा निकालकर उसने कुल्ली की और दूसरा डोंगा खटाखट पीकर उसने दरवाजे का पट थोड़ा सा खोला और कहा, रामलाल जो बाहर दस्तक देते थक गया था भिन्ना कर कहने लगा, और तू ये सांप सूंघ के आया था, ये क्या हो गया था? 1 कलाक से बाहर खड़ा दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कहाँ मर गई थी? फिर आवाज दबाकर उसने हौले से कहा, अंदर कोई है तो नहीं? जब सौगंधी ने कहा नहीं तो रामलाल की आवाज फिर ऊंची होगी, तो साली दरवाजा क्यों नहीं खोलती? भाई हद हो गई, क्या नींद पाई है? यूं एक छोकरी उतारने में 2-2 घंटे सर खपाना पड़े तो मैं अपना धंधा कर चुका। अब तू मेरा मुंह क्या देखती है? झटपट ये धोती उतार कर वो फूलों वाली साड़ी पहन, पाउडर वाउडर लगा और चल मेरे साथ बाहर। मोटर में एक सेठ तेरा इंतजार कर रहा है। चल 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 जल्दी कर। शाबाश। सौगंधी आराम कुर्सी पर बैठ गई और रामलाल आईने के सामने अपने बालों में कंघी करने लगा। सौगंधी ने तपाई की तरफ हाथ बढ़ाया और बाम की शीशी उठाकर उसका ढकना खोलते हुए कहा, रामलाल आज मेरा जी अच्छा नहीं। रामलाल ने कंघी दीवार गीत पर रख दी और मुड़कर कहा, तो पहले ही कह दिया होता साली। सौगंधी ने माथे और कनपटियों पर बाम मलते हुए रामलाल की गलतफहमी दूर कर दी। ये बात नहीं है रामलाल, ऐसे ही मेरा
जी कुछ अच्छा नहीं। बहुत पीली है। रामलाल के मुंह में पानी भर आया। ये साली थोड़ी बची है तो ला, जरा हम भी मुंह का मजा ठीक कर ले। सौगंधी ने बाम की शीशी तपाई पर रख दी और कहा, बचाई होती तो मुंह सर में दर्द ही क्यों होता। देख रामलाल, जो बाहर मोटर में बैठा है उसे अंदर ही ले आओ। रामलाल ने जवाब दिया, नहीं भाई, वो अंदर नहीं आ सकते, जेंटलमैन आदमी है। वो तो मोटर को गली के बाहर खड़े करते हुए भी घबराते थे। तू कपड़े वपड़े पहन ले और जरा गली के नुक्कड़ तक चल, सब ठीक हो जाएगा। 7.5 रुपए का सौदा था। सौगंधी इस हालत में, जबकि उसके सर में शिद्दत का दर्द हो रहा था, कभी कबूल न करती थी, मगर उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी। उसके साथ वाली खोली में एक मद्रासी औरत रहती थी, जिसका खाविंद मोटर के नीचे आकर मर गया था। इस औरत को अपनी जवान लड़की समेत अपने वतन जाना था, लेकिन उसके पास चूंकि किराया ही नहीं था, इसलिए वो कसमापुरसी की हालत में पड़ी थी। सौगंधी ने कल ही उसको ढारस दी थी और उससे कहा था, बहन तू चिंता ना कर, मेरे मर्द पुणे से आने ही वाला है, मैं उससे कुछ रुपए लेके तेरे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। माधु पुणे से आने वाला था, मगर रुपयों का बंदोबस्त तो सौगंधी को ही करना था। चुनाचे वो उठी और जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील करने लगी। 5 मिनट में उसने धोती उतार कर फूलों वाली साड़ी पहनी और गालों पर सुर्खी पाउडर लगाकर तैयार हो गई। घड़े के ठंडे पानी का एक और डोंगा पिया और रामलाल के साथ हो ली। गली जो के छोटे शहरों के बाजार से भी कुछ बड़ी थी, बिल्कुल खामोश थी। गैस के वो लैंप जो खंभों पर जड़े थे, पहले की निस्बत बहुत धुंधली रोशनी दे रहे थे। जंग के बायस उनके शीशों को कदला कर दिया गया था। इस रोशनी में गली के आखिरी सिरे पर एक मोटर नजर आ रही थी। कमजोर रोशनी में इस स्याह रंग की मोटर का साया सा नजर आना और रात के पिछले पहर के भेदों भरी खामोशी, सौगंधी को ऐसा लगा कि उसके सर का दर्द फजा पर भी छा गया है। एक कसेलापन उसे हवा के अंदर भी महसूस होता था, जैसे ब्रांडी और ब्योड़ा की बात से वो बोझल हो रही थी। आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अंदर बैठे हुए आदमियों से कुछ कहा। इतने में जब सौगंधी मोटर के पास पहुंच गई तो रामलाल ने एक तरफ हटकर कहा, लीजिए वो आ गई, बड़ी अच्छी छोकरी है, थोड़े ही दिन हुए इसे धंधा शुरू किए हुए। फिर सौगंधी से मुखातिब होकर कहा, सौगंधी इधर आ, इधर आ, सेठ साहब बुलाते हैं। सौगंधी साड़ी का एक कोना अपनी उंगली पर लपेटे हुए आगे बढ़ी, मोटर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सेठ जी ने बैटरी उसके चेहरे के पास रोशन की। एक लम्हे के लिए इस रोशनी ने सौगंधी की खुमार आलूद आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी। बटन दबाने की आवाज पैदा हुई और रोशनी बुझ गई। साथ ही सेठ के मुंह से निकला और फिर एकदम मोटर का इंजन फड़फड़ाया और कार ये चा वो चा। सौगंधी कुछ सोचने भी ना पाई थी कि मोटर चल दी। उसकी आंखों में अभी तक बैटरी की तेज रोशनी घुसी हुई थी। वो ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी ना देख सकी थी। ये आखिर क्या हुआ था? इस का क्या मतलब था जो अभी तक उसके कानों में भिनभिना रही थी? क्या क्या? रामलाल दलाल की आवाज सुनाई दी, पसंद नहीं किया तुझे? अच्छा भाई मैं चलता हूं, 2 घंटे मुफ्त में ही बर्बाद किए। यह सुनकर सौगंधी की टांगों, उसके बाहों में, उसके हाथों में एक जबरदस्त हरकत का इरादा पैदा हुआ। कहां थी वो मोटर, कहां था वो सेठ? वो तो ऊंह का मतलब ये था उसने मुझे पसंद नहीं किया। उसकी तो गाली उसके पेट के अंदर से उठी और जुबान की नोक पर आकर रुक गई। वो आखिर गाली किसे देती? मोटर तो जा चुकी थी। उसकी दुम की सुर्ख बत्ती उसके सामने बाजार के अंधेरे में डूब रही थी और सौगंधी को ऐसा महसूस हो रहा था कि लाल अंगारा ऊंह है जो उसके सीने में बरमे की तरह उतरा चला जा रहा है। उसके जी में आई कि जोर से पुकारे, अरे सेठ, ये जरा मोटर रोकना अपनी, बस 1 मिनट के लिए। पर वो सेठ, लानत है उसकी जात पर, बहुत दूर निकल चुका था। वो सुनसान बाजार में खड़ी थी। फूलों वाली साड़ी जो खास खास मौकों पर पहना करती थी, रात के पिछले पहर की हल्की फुल्की हवा से लहरा रही थी। ये साड़ी और इसकी रेशमी सरसराहट सौगंधी को कितनी बुरी मालूम होती थी। वो चाहती थी कि साड़ी के चीथड़े उड़ा दे, क्योंकि साड़ी हवा में लहरा लहरा कर कह रही थी। गालों पर उसने पाउडर लगाया था और होंठों पर सुर्खी। जब उसे ख्याल आया कि यह श्रृंगार उसने अपने आप को पसंद कराने के लिए किया था, तो शर्म के मारे उसे पसीना आ गया। ये शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने क्या कुछ ना सोचा।
मैं तो इस मोटे को दिखाने के लिए थोड़ी अपने आप को सजाया था। ये तो मेरी आदत है। मेरी क्या, सबकी यही आदत है। पर ये रात के 2 बजे और ये रामलाल दलाल और ये बाजार और वो मोटर और बैटरी की चमक। ये सोचते ही रोशनी के धब्बे उसकी हद निगाह तक फजा में इधर उधर तैरने लगे और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के झोंके में सुनाई देने लगी। उसके माथे पर बाम का लेप, जो श्रृंगार करने के दौरान में बिल्कुल हल्का हो गया था, पसीना आने के बायस उसके मसामों में दाखिल होने लगा और सौगंधी को अपना माथा किसी और का माथा मालूम हुआ। जब हवा का एक झोंका उसके अर्क आलूद माथे के पास से गुजरा तो ऐसा लगा कि सरोसेटीन का टुकड़ा काट कर उसके माथे के साथ चस्पा कर दिया गया है। सर में दर्द वैसा का वैसा था, मगर ख्यालात की भीड़ भाड़ और उनके शोर ने उस दर्द को अपने नीचे दबा रखा था। सौगंधी ने कई बार इस दर्द को अपने ख्यालात के नीचे से निकाल कर ऊपर लाना चाहा, मगर नाकाम रही। वो चाहती थी किसी न किसी तरह उसका अंग अंग दुखने लगे। उसके सर में दर्द हो, उसके टांगों में दर्द हो, उसके पेट में दर्द हो, उसके बाहों में दर्द हो, ऐसा दर्द हो कि वो सिर्फ दर्द ही का ख्याल करे, उससे सब कुछ भूल जाए। ये सोचते सोचते उसके दिल में कुछ हुआ। क्या ये दर्द था? उस लम्हे के लिए उसका दिल सुकड़ा और फिर फैल गया। ये क्या था? लानत! ये वही ऊह थी जो उसके दिल के अंदर कभी सुकड़ती और कभी फैलती थी।